गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हम जानेंगे मेनली जीन रेगुलेशन के बारे में। थोड़ा समझ लेना, इधर पे लिखना इतना इजी नहीं है। तो बेसिकली जीन रेगुलेशन मतलब है क्या? जीन रेगुलेशन मतलब है कि किसी भी कोई एक जीन का एक्सप्रेशन करवाना है या नहीं करवाना है। देखो सोचो, कोई भी जीन का रेगुलेशन हम नहीं करते, वो कौन करता है? सेल करता है। तो एट ए पर्टिकुलर टाइम या मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम पे कोई जीन एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा, इसी को कहा जाता है रेगुलेशन। तो इसको एक ही बात में तुम बोल सकते हो कि इट इज़ अबाउट द स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ ए जीन, और टर्निंग ऑफ और टर्निंग ऑन ऑफ ए जीन। तो देखो, डीएनए पे जितना भी जीन्स होते हैं सारे एक जैसे नहीं होते। कोई कोई जीन देखा जाता है कि हमेशा एक्सप्रेस होते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ जीन्स देखता है जो टाइम स्पेसिफिकली एक्सप्रेस होते हैं। तो वही हमें समझना है कि अगर किसी जीन को बंद होना है तो कैसे होंगे, या फिर किसी एक जीन को अगर टर्न ऑन होना है मतलब उसका एक्सप्रेशन होना है तो वो लोग कैसे होंगे। तो देखो, ये जीन रेगुलेशन 3-4 लेवल पे हो सकता है। लेवल मीन्स कहाँ कहाँ पे हो सकता है जीन रेगुलेशन, ये सब बंद करना या फिर उसको स्टार्ट करना। तो देखो, इसको समझते हैं। तो इसको अच्छे से देखो, इधर पे ये लिखा है तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन। देन लिखा है आरएनए प्रोसेसिंग। उसके बाद क्या लिखा है? ट्रांसलेशन। उसके बाद लिखा है तुम्हारा पोस्ट ट्रांसलेशन। और इधर पे एक रेगुलेशन होगा इस जगह पे। मैं बोलता हूँ, एक वन बाय वन समझ जाओ। तो देखो, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे हम किसी भी जीन को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं। मतलब टर्न ऑन टर्न ऑफ मतलब उसका एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं या फिर उसका एक्सप्रेशन करवा सकते हैं। अब मानो सिंपली कोई एक डीएनए, इधर पे डीएनए, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज बिठा, उधर से फिर पॉलीमरेशन करते 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 अल्टीमेटली एक एमआरएनए बनाया। अब कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें बन रहे हैं। मतलब ऐसा आरएनए पॉलीमरेज सेम उस डीएनए को रीड करता जाएगा और एमआरएनए बनता जाएगा, फिर उसमें से प्रोटीन बनता जाएगा ना। वो ऑफ कैसे होगा? इट्स द रेगुलेशन। या फिर दूसरा, किसी एक सेल के अंदर देखो, जिधर पे नॉर्मली किसी भी कोई एक जीन का एक्सप्रेशन नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पे उसका एक्सप्रेशन कैसे होगा, ये उसके लिए रेगुलेशन। तो सिंपली ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन मतलब क्या है? उधर पे किसी भी एक जीन का ट्रांसक्रिप्शन हम रोक सकते हैं। हम मतलब सेल रोक सकता है या फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट भी करवा सकता है। दिस द रेगुलेशन। तो इसको लेके हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर, मतलब इसी टॉपिक में इसके ऊपर पूरा डिस्कशन होगा। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कैसे जीन रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट समझो आरएनए प्रोसेसिंग। मतलब प्रोसेसिंग हमें याद है, वो सब स्प्लाइसिंग, कैपिंग, वो सब था। तो स्प्लाइसिंग के द्वारा भी हम किसी एक जीन का एक्सप्रेशन करवा सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। करवा सकते हैं मतलब उसका अगर ठीक ठाक स्प्लाइसिंग वगैरह हो, देन वो स्प्लाइसिंग के बाद फंक्शनल एमआरएनए बनेगा, उसमें से प्रोटीन बनेगा। मतलब प्रोटीन बन रहा है मतलब जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। अब किसी भी जीन का एक्सप्रेशन रोका भी जा सकता है। कहाँ पे? इस आरएनए प्रोसेसिंग लेवल पे। कैसे? कि अगर उसका एक्सोन पार्ट काटना बंद हो जाए, मतलब स्प्लाइसिंग अगर रुक जाए किसी तरीक़ा से, मतलब अगर सेल रोक दे तो उसका स्प्लाइसिंग नहीं होगा, मतलब फंक्शनल एमआरएनए भी नहीं बनेगा, मतलब बोल सकते हो कि प्रोटीन नहीं बनेगा। इन ए वर्ड, जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इट इज़ द आरएनए प्रोसेसिंग लेवल्स रेगुलेशन। नेक्स्ट आओ ये वाला जिसको मैंने बताया था। ये देखो, क्या हमें इधर पे क्या दिख रहा है कि हमें पहले से पता है कि ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद उसी फंक्शनल जो एमआरएनए बनता है वो न्यूक्लियस से सीधा साइटोप्लाज्म में आता है। अब एक चीज़ तुम लोगों को बोला था मैंने शायद, कि जब एक फंक्शनल एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है
किसके अंदर से आता है, न्यूक्लियर पोर्ट के अंदर से आता है। अब उसी न्यूक्लियर पोर्ट से आने के टाइम पे उसको कुछ वेरिफिकेशन करवाने पड़ता है। वेरिफिकेशन मतलब जस्ट लाइक चेक पॉइंट, समझ गए, उधर पे कुछ फंक्शनल ग्रुप दिखाना पड़ता है। दिखाने का मतलब है कि mRNA अपने आप को शो कर रहा है कि आई एम ओके नाउ, आई एम रेडी टू फर्दर परफॉर्म माई ट्रांसलेशन। तो उधर पे भी उस mRNA को रोका जा सकता है, मतलब सेल रोक सकता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एक जीन का एक्सप्रेशन इधर पे भी रोका जा सकता है, क्योंकि वो mRNA अगर न्यूक्लियस से ना निकले तो ट्रांसलेशन होगा नहीं, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, मतलब एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो बोल सकते हो कि इस लेवल पे भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब सेल क्या कर सकता है, किसी एक पर्टिकुलर जीन का रेगुलेशन करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ ट्रांसलेशन लेवल। बहुत सिंपल है। मान लो कि फंक्शनल mRNA भी बन गया, फिर फंक्शनल mRNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म पे भी आ गया, ये सब साइटोप्लाज्म आ गया। अब साइटोप्लाज्म पे उसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। तो अगर सेल चाहे तो उस mRNA का ट्रांसलेशन रोक सकता है, या फिर चाहे तो करवा सकता है, मतलब रेगुलेशन कर सकता है। ठीक है, वही है ना कि उसका ट्रांसलेशन करवाना मतलब एक्सप्रेशन करवाना, ट्रांसलेशन नहीं करवाना मतलब एक्सप्रेशन ना करवाना, तो रेगुलेशन हो रहा है। लास्ट पे आओ पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल। इसके बारे में तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन इस पे क्या है थोड़ा समझ लो। कि मानो कि सब कुछ हो गया, mRNA बन गया, न्यूक्लियस से बाहर में आ गया, साइटोप्लाज्म पे आ गया, फिर उसका ट्रांसलेशन हो गया, अल्टीमेटली प्रोटीन बन गया। सपोज ये मानो एक लंबा सा प्रोटीन। अब हमें ये पहले मिल चुका है कि एक प्रोटीन जब बनता है वो एज ए चेन बनता है, प्राइमरी चेन मतलब लीनियर चेन, फिर उसका फोल्डिंग होता जाता है, फोल्डिंग होते 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 वो अल्टीमेटली एक मैच्योर प्रोटीन पे शिफ्ट होता है। साथ ही साथ देखा जाता है कि ये सब प्रोटीन पे डिफरेंट मिथाइल ग्रुप, अरे लिखा नहीं जा सकता, सुन लो, ठीक है। क्या होता है, कुछ मिथाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, ये सब एडिशन होता है। किस लिए होता है, इसका मेन रीज़न यही होता है कि उस प्रोटीन को एक्टिवेट किया जाए, समझ गए। तो हम बोल सकते हैं कि mRNA after its translation form the protein, and this protein is further goes under either phosphorylation और मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन। ये मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन या फिर फॉस्फोरिलेशन को रोक के भी हम उस मैच्योर प्रोटीन बनने को रोक सकते हैं। मतलब वी आर इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर प्रोटीन बाय इनहिबिटिंग द अटैचमेंट ऑफ मिथाइल, फॉस्फेट और एसिटाइल ग्रुप। तो अलग अलग होता है, ऐसे नहीं कि फॉस्फेट, मिथाइल, एसिटाइल सभी ग्रुप अटैच होंगे, ऐसे नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। कहीं पे मिथाइल हो सकता है, कहीं पे फॉस्फेट, कहीं पे एसिटाइल, अलग अलग है, ठीक है। तो ये सब ग्रुप्स के एडिशन या फिर डिलीशन, हाँ कभी कभी डिलीशन के द्वारा भी रेगुलेशन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा डिफरेंट लेवल ऑफ जीन रेगुलेशन। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो सकता है, आरएनए प्रोसेसिंग मतलब स्प्लाइसिंग लेवल पे हो सकता है, देन न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट लेवल पे हो सकता है, इसको न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट लेवल कहेंगे। देन हो सकता है तुम्हारा ट्रांसलेशनल लेवल और लास्टली पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल। अब इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कैसे जीन रेगुलेशन होता है। अब देखो, इसी जीन रेगुलेशन को मतलब ट्रांसक्रिप्शनल लेवल जीन रेगुलेशन को ठीक से समझने के लिए प्रोकैरियोट्स पे या फिर प्रोकैरियोट्स के ऊपर दो साइंटिस्ट ने, तो साइंटिस्ट कौन कौन है, जैकब एंड मोनड। इधर पे लिखा है देखो, जैकब एंड मोनड, ये दोनों साइंटिस्ट ने एक मॉडल दिया था। मॉडल मतलब किसका मॉडल, मॉडल मतलब उस मॉडल का नाम है ओपेरॉन। अब ये किसके ऊपर मॉडल है, जीन रेगुलेशन के बारे में, समझे।
तो ये यूकैरियोट्स के ऊपर नहीं, ये प्रोकैरियोट्स के ऊपर दिया गया था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोकैरियोट्स के ऊपर ही जीन रेगुलेशन को समझा गया था। तो देखो ओपेरॉन क्या कहता है, एन ओपेरॉन इज ए पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए, मतलब तुम बोल सकते हो ए फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, एंड दिस फंक्शनल यूनिट act as a single regulated unit having one or more structural genes, an operator gene, a promoter gene, a regulator gene। मतलब ये ऑपरेंट मतलब एक फंक्शनल डीएनए का एक टुकड़ा, समझ गए, जहाँ पे हो सकता है एक या एक से ज़्यादा जीन। नॉर्मल मतलब जो सब जीन एक्सप्रेस करेंगे, एक जीन हो सकता है, एक से ज़्यादा 2-3 हो सकते हैं। साथ ही साथ हमें और क्या दिखेगा, उधर पे हमें एक ऑपरेटर जीन दिखेगा, ऑपरेटर, प्रोमोटर एंड रेगुलेटर। इसको अच्छे से समझ लो। हमें पहले मिल चुका है कि हर एक जीन के लिए उसका एक प्रोमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है। प्रोमोटर हमें पहले मिल चुका है, लेकिन जब जीन रेगुलेशन हम पढ़ रहे तभी हमें पता चला कि हर एक जीन या फिर हर एक ग्रुप्स ऑफ जीन के लिए, मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए जहाँ पे एक से ज़्यादा जीन हो सकता है, तो ऐसे यूनिट के लिए एक प्रोमोटर रहेगा, एक टर्मिनेटर तो रहेगा, साथ ही साथ क्या रहेगा, एक ऑपरेटर जीन एंड एक रेगुलेटर जीन। ये सब कुछ नहीं है, दिस आर सम सीक्वेंस, ठीक है, रेगुलेटर सीक्वेंस एंड ऑपरेटर सीक्वेंस। अब इसी ऑपरेरॉन को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, जो है तुम्हारा बैक्टीरिया के बारे में, और उसको नाम दिया गया लेक ऑपरेरॉन, लेक फॉर लैक्टोज। तो समझो इसको। तो ये एक सिंपल ऑपरेरॉन का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे क्या क्या दिखाया जा रहा है, देखो इजी है, समझ जाओगे। ये है तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन, इधर पे चार्ट दिखाया है ABCD 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, जितना भी हो। तो हमें पता क्या है, हर जीन या जीन्स के लिए, ठीक है, हर जीन या जीन्स मतलब पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन, जीन कहूँगा तो मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। इधर पे जीन्स दिखाया गया है, बहुत सारा जीन मतलब पॉलीसिस्टोन। हर एक जीन या जीन्स के लिए होता है उसका एक अलग प्रोमोटर, और पीछे कहीं पे एक टर्मिनेटर होगा। अब हमें एक्स्ट्रा क्या पता चल रहा है कि साथ ही साथ उनका एक ऑपरेटर और रेगुलेटर जीन होता है, या फिर ऑपरेटर सीक्वेंस या फिर रेगुलेटर सीक्वेंस। इस टोटल सिस्टम को कहा जाता है ऑपरेरॉन। तो ऑपरेरॉन को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए दैट अंडर कंट्रोल बाय ए प्रोमोटर, ऑपरेटर एंड रेगुलेटरी जीन। ठीक है, अब इसी को ही थोड़ा अच्छे से समझते हैं हम लोग। देखो तो ये है तुम्हारा लेक ऑपरेरॉन के बारे में। ये दो अलग पिक्चर है, समझे, ऊपर वाला ए सपोज और नीचे वाला मानो बी। तो इधर पे क्या दिखाया जा रहा है